ओके डियर स्टूडेंट, अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे। और पॉलिटिकल पार्टी में जो लास्ट टॉपिक है वो है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या है कि इसमें हमको वो इश्यूज देखने हैं जो एक किस्म से पॉलिटिकल पार्टी के सामने प्रॉब्लम्स है, चैलेंज है। चैलेंज का मतलब क्या होता है? चैलेंज इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम प्रॉब्लम, क्योंकि चैलेंज के साथ हमको एक ये मोटिवेशन भी होता है हाउ टू इम्प्रूव आवर सेल्फ। सो हमको वो इश्यूज देखने हैं कि जिससे पॉलिटिकल पार्टीज अपने को ज़्यादा बेटर बना सकती हैं, अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को दूर करके ज़्यादा आइडियल बन सकती हैं। तो देखिए, अभी हमारे पास जो हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा हमारे को चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टी के सामने वो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि अल्टीमेटली हम क्या है, जितना भी ये पॉलिटिकल पार्टी का एक्सरसाइज है, उनके जो फंक्शन है, उनकी जो नीड है, वो सब किसके लिए हो रही है? वो सब डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए हो रही है। कंट्री का जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस्टेब्लिश किया है, हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम पॉलिटिकल पार्टीज का एग्जिस्टेंस हुआ है, वो बनी ही इसलिए हैं। अब हो क्या रहा है कि वो कंट्री में तो इलेक्शन कंडक्ट करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, लेकिन विद इन दैट पॉलिटिकल पार्टी देयर इज नो इंटरनल डेमोक्रेसी। अपने अंदर उनमें डेमोक्रेसी नहीं है। अपने अंदर वो डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं, यानी कि अपने लीडर्स, अपने एक्टिव वर्कर्स और अपने फॉलोअर को उतनी लिबर्टी, उतनी इक्वालिटी नहीं दे पा रही हैं जितनी की चाहिए। तो ये पहली प्रॉब्लम है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। कैसे हमको पता चल रहा है? क्योंकि देयर आर नो मेंबरशिप रजिस्टर्स, उनके मेंबरशिप के रजिस्टर्स नहीं मेंटेन कर रहे हैं, उनके अपने ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स रेगुलर नहीं होती हैं, अपने पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाते हुए वो केवल टॉप प्लेयर को ही इन्वॉल्व करते हैं, जो उनके एक्टिव मेंबर्स या फॉलोअर्स हैं उनसे कंसेंट नहीं लिया जाता। एक बंद कमरे की मीटिंग में डिसीजंस लिए जा रहे हैं। तो जो एक पार्टिसिपेशन हर एक लेवल का है विद इन पार्टी, वो नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही उनके जो अपने इंटरनल इलेक्शन है, कौन पार्टी का प्रेसिडेंट बनेगा, कौन बाकी जो भी उनके पोर्टफोलियोज हैं, वो कई बार बिना इलेक्शन के या केवल एक सो कॉल्ड इलेक्शन टाइप थिंग वो लोग कर रहे हैं, और प्रॉपर वोटिंग, प्रॉपर कंसर्न, प्रॉपर पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए हम जिस मेथड को यूज कर रहे हैं, वो खुद ही डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को 100% फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, कि वो अपने विद इन पार्टी कैसे, जैसे हमने कहा कि इलेक्शन में वो अपना एक कैंडिडेट नॉमिनेट करते हैं, लेकिन उस कैंडिडेट को कैसे चुनते हैं? क्या उसको भी वो इलेक्शन प्रोसेस से चुन रहे हैं, या कोई नॉमिनेट कर दे रहा है, या वो केवल जो लीडर्स हैं वो डिसाइड कर रहे हैं, या एक्टिव मेंबर्स से भी सजेशन लिया जा रहा है? इसके बारे में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। उसी से रिलेटेड हमारा दूसरा चैलेंज है, दैट इज डायनेस्टिक सक्सेशन। आपने देखा कि हमने इतना कुछ हमने छोटी क्लासेस में मोनार्की और इस सब के बारे में पढ़ा है, और उसमें हमने डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा है कि एक ही फैमिली कई सालों तक रूल कर रही थी। तो यही सिस्टम डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज में भी इस्टेब्लिश हो रहा है, डायनेस्टिक सक्सेशन है। और बहुत कम तरीके ऐसे हैं कि जो ऑर्डिनरी वर्कर्स पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उनको आगे आने का मौका मिलता हो। और बहुत सारी पार्टीज में बहुत सारे बार जो टॉप पोजीशन है पार्टी की, वो फैमिली मेंबर्स ने ही ऑक्यूपाई की हुई हैं। और ये जो दोनों चीजें हैं, इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी होना और डायनेस्टिक सक्सेशन, एक दूसरे से बिल्कुल ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों एक साथ चल रहे हैं। क्योंकि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है तो डायनेस्टिक सक्सेशन चल पा रहा है, या डायनेस्टिक सक्सेशन इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो इंटरनल डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। तो
आप कई सारे स्टेट, कई सारे पॉलिटिकल पार्टी को मैं नाम मेंशन नहीं करूंगी, लेकिन आप देख सकते हैं अब आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के कगार पे आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कई जगह, कई बार तो ऐसा होता है कि फैमिली मेंबर डिजर्व कर रहा होता है उस पोजीशन को डेमोक्रेटिक ढंग से, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। उसको केवल इस बात का बेनिफिट मिलता है कि उसके जो पहले की जनरेशन्स थी वो पॉलिटिकल पार्टीज में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी और इसलिए उसको उसका बेनिफिट मिलता है। और जो वर्कर्स, ऑर्डिनरी वर्कर्स कई टाइम से पार्टी के लिए काम कर रहे होते हैं, उनको टॉप पोजीशन में आने का मौका नहीं मिल पाता। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज के सामने है। थर्ड जो चैलेंज है, ये तो केवल इंडिया में नहीं, ये बाकी प्रॉब्लम्स बाकी कंट्रीज में भी हैं, हाँ, लेकिन हम इंडिया के रेफरेंस में ज़्यादा बात कर रहे हैं। और ये थर्ड पोजीशन तो अभी एक बहुत ही बड़ा थ्रेट बन गया है डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए, दैट इज द इंक्रीजिंग एंड ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। इसमें क्या हो रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना एम फुलफिल करना, यानी कि इलेक्शन में जीतना और गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए कोई भी तरीका अपनाने के लिए हिचकती नहीं है। दे आर अडॉप्टिंग मनी शॉर्टकट्स, पावर गेम बन के रह गया है। और जो हम कह रहे थे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन डेमोक्रेसी का सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इलेक्शन फ्री हो और फेयर हो, किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस वोटर पे ना डाला जाए। ये मेथड्स कई पार्टीज यूज कर रही हैं। वो मनी के इन्फ्लुएंस से वोटर को इन्फ्लुएंस करते हैं, मनी का लालच देते हैं और एक किस्म से वोट खरीदे जाते हैं। कई बार मनी से नहीं तो मसल पावर से, डरा धमका के, क्रिमिनल बैकग्राउंड के कई लोग पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव हैं और लोगों को डराना धमकाना, इस तरह के मेथड्स को यूज करके भी वो किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन जीतना चाहते हैं। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आपको न्यूज़पेपर्स में मिल जाएंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। एंड द फोर्थ प्रॉब्लम इज, हमारी कंट्री एक मल्टी पार्टी सिस्टम को फॉलो कर रहा है। हमने देखा कि 7 तो हमारे यहाँ नेशनल पार्टीज हैं एंड मैनी मोर रीजनल पार्टीज आर देयर। तो जो हम जनरल सिटीजन होते हैं इनके सामने कंफ्यूजन हो जाता है, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनकी आइडियोलॉजी, उनके प्रिंसिपल्स, उनके पॉलिसीज में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो कई बार सिटीजन को ये वोट देते समय ये कंफ्यूजन रहता है कि मैं किस बेस पे पार्टी को चुनूं। उसको कोई मीनिंगफुल चॉइस ऐसी दिख नहीं रही होती, उसको ऐसा लग नहीं रहा होता कि आइडियोलॉजी या प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज में इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि मैं उनमें से किसी एक को चुन सकूं। तो मीनिंगफुल चॉइस का ना होना भी हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक प्रॉब्लम और मीनिंगफुल चॉइस प्रोवाइड करना एक चैलेंज है। तो दीज आर मेजर 4 चैलेंजेस जो कि हमारे कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज फेस कर रही हैं। फिर से एक बार देखिए, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, इसमें कई सारे पॉइंट्स शामिल हैं। मेंबरशिप रजिस्टर्स का ना होना, ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स रेगुलर बेसिस पे नहीं होना, इंटरनल इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करना, इसी से बिल्कुल रिलेटेड डायनेस्टिक सक्सेशन आ जाता है कि एक ही फैमिली टॉप पोजीशन पे बनी हुई है, वो ही पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को डिसाइड कर रही है किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा। वो या तो फैमिली मेंबर होता है या उन्हीं टॉप लीडर्स के द्वारा उसको डिसाइड किया जाता है, उससे बाकी लोगों की चॉइस को कंसीडर नहीं किया जाता। ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, मनी का मतलब पैसे से लालच देके वोट को इन्फ्लुएंस किया जाता है, तो हमको बहुत फेयर रिजल्ट्स नहीं मिलते। ऐसे ही मसल पावर, अपने ताकत से, क्रिमिनल बैकग्राउंड से भी वोटर को इन्फ्लुएंस किया जाता है। फाइनली जो हमारे वोटर्स होते हैं उनको ये लगता है कि हमारे पास कोई मीनिंगफुल चॉइस ही नहीं है। और आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो ज़्यादा पढ़े लिखे वोटर्स हैं, आजकल ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप देखेंगे इलेक्शन वाले में भी आपने देखा था, आपको एक अगर याद है कि आपको एक ग्राफ और एक टेबल भी बताई थी कि वोटिंग परसेंटेज कितना रहता है, तो आप देखोगे कि वोटिंग परसेंटेज कम होते जा रहा है।
तो जो इंटेलेक्चुअल या ज़्यादा एजुकेटेड वाले हैं वो केवल इस 4th पॉइंट के कारण वोट देने नहीं जाते। वो कहते हैं देयर इज़ नो चॉइस, सब एक जैसे हैं, कोई पॉलिसीज़ में डिफरेंस नहीं है। तो उन्होंने एक नया तरीका ही अपना लिया है कि वो लोग वोट देने नहीं जाते। तो किसी भी कंट्री के लिए जो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन अगर कम हो रहा है तो इट इज़ नॉट गुड सिम्टम फॉर डेमोक्रेसी। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स ना। अब इसको प्रॉब्लम्स तो हमको समझ आई, तो अब सुधारना कैसा है, रिफॉर्म्स, तो कौन कौन से मेथड्स हमने अडॉप्ट किए हैं, एंड देयर आर सम सजेशंस ऑल्सो। आपको एक मैं एक्टिविटी दूंगी जिसमें आप सजेशन देंगे कि आपको क्या लगता है इन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज ज़्यादा डेमोक्रेटिव हो सकती हैं, कैसे वो एक ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस सिटीजन्स को प्रोवाइड कर सकती हैं। तो कुछ रिफॉर्म्स तो हमने ये अडॉप्ट किए हैं। जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया जिसमें कि डिफेक्शन अमेंडमेंट इसको कहा जाता है। बीच में क्या हुआ हमारी कंट्री में कि कोई एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी, कई सालों तक ऐसा चला। तो गवर्नमेंट बनाने के लिए जो लार्जेस्ट पार्टी होती थी वो दूसरी पार्टी के एमपीज या एमएलएज का सपोर्ट लेती थी, ठीक है, गठबंधन सरकार, कोलिजन गवर्नमेंट जिसको कहा जाता है, मिली जुली सरकार। तो इसमें क्या होता था कि मान लीजिए उनको 5 या 10 मेंबर्स की कमी हो रही है मेजॉरिटी के लिए, तो दूसरी पार्टी वाले जो एमपीज थे वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बदल देते थे। उनको चाहे तो उनको कन्विंस किया जाता था। अब किस तरह कन्विंस किया जाता था उसमें भी ये वाला रोल कई बार इम्पॉर्टेंट हो जाता था। उनको कभी कभी मिनिस्ट्री का लालच देके और किसी तरह से उनको कन्विंस किया जाता था कि आप हमारी पॉलिटिकल पार्टी में आ जाइए, और जिससे उनका कोरम पूरा हो जाता था मेजॉरिटी का। तो ये इसको दल बदल कहा जाता था। तो अचानक से कुछ लोग अपना पॉलिटिकल पार्टी चेंज करके दूसरे में चले जाते थे। इसको चेक करने के लिए एक अमेंडमेंट किया गया कि अगर कोई पर्सन अपनी पॉलिटिकल पार्टी बदलता है तो उसको अपने मेंबरशिप से पहले रिजाइन करना हुआ, तब वो पॉलिटिकल पार्टी बदल पाएगा। तो इससे जो फ्रीक्वेंट चेंज हो रहा था वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हुआ। अगर आपकी विचारधारा में, आपकी थिंकिंग में सच में चेंज आ रहा है और आप इसलिए पॉलिटिकल पार्टी बदल रहे हो तो ठीक है। लेकिन अगर आप किसी शॉर्ट टर्म बेनिफिट या शॉर्ट टर्म अपने फायदे के लिए पॉलिटिकल पार्टी बदल रहे थे तो इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही थी, अनडेमोक्रेटिव माहौल बन रहा था, एंड एथिकली भी ये ठीक नहीं होता था। तो इस डिफेक्शन लॉ ने इसको काफ़ी कुछ कंट्रोल किया है कि आपको पहले रिजाइन करना पड़ेगा अगर आप एमपी हैं या आप एमएलए हैं और आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी बदलना चाहते हैं, तो पहले आपको रिजाइन करना होगा, तब आप पॉलिटिकल पार्टी बदल सकते हैं। तो इससे काफ़ी कुछ कंट्रोल में आया है। एक जो नया चीज़ शुरू हुआ वो है एफिडेविट। जो भी इलेक्शन में कैंडिडेट होता है, जब वो नॉमिनेशन के लिए जाता है तो उसको अपनी इनकम, अपनी प्रॉपर्टी का पूरा एफिडेविट देना होता है कि उसकी कितनी प्रॉपर्टी है। आपने इसको भी करप्शन के लिए के फील्ड में इसको एक बहुत अच्छा एक रिफॉर्म माना गया। तो उसको अपनी प्रॉपर्टी का सारा डिटेल एक एफिडेविट के फॉर्म में नॉमिनेशन के टाइम पे जमा कराना होता है, अपना और अपने जितने भी उसके रिलेटिव्स हैं कि कितना उनके पास लैंड है, कितना कैश है, मोबाइल, इमोबाइल, जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल्स देनी होती है। ऐसे ही इलेक्शन कमीशन ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, वो इस वाले पॉइंट के लिए दिए हैं कि उसने कंपलसरी बनाया है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स रेगुलर करेंगी, अपने इंटरनल इलेक्शंस रेगुलर करेंगी। ऐसे ही जो थर्ड हमारा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, पंचायती राज, उसके इलेक्शंस को रेगुलर करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो इन गाइडलाइंस को भी थोड़ा स्ट्रिक्टली अब फॉलो किया जा रहा है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है कि अगर उसे ये प्रूव होता है कि पॉलिटिकल पार्टी में से किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं कर रही है, तो जो हमने पहली वाली क्लास में ये पढ़ा था कि उसको रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी किया जा सकता है, ऐसा इसमें है। इसके अलावा कई सारे सजेशंस दिए जा रहे हैं, कई सारे, जैसे अभी एक सजेशन ये भी है कि इलेक्शन में कितना पैसा खर्च हो, अलग अलग पार्टी अपने जब वो इलेक्शन कैंपेनिंग करती है वो पैसा खर्च करती है, रैलीज निकल रही हैं, जुलूस निकलते हैं, पैम्पलेट्स लगते हैं,
इस समय पैसा खर्च होता है, तो इलेक्शन कमीशन ने उसका एक लिमिट डिसाइड किया है, उससे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, वो दिखाते तो कम है, पैसा ज़्यादा खर्च भी हो जाता है। तो स्टेट फंडिंग हो, एक प्रपोजल ये चल रहा है, इसके अलावा कई सारे प्रपोजल्स इसमें और भी चल रहे हैं। तो कुछ रिफॉर्म्स आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं कि जो ये प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जाए। मैंने आपको केवल उन चीज़ों को यहाँ पे बताया है जो ऑलरेडी अडॉप्ट की जा चुकी हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसकी एनसीईआरटी वाली एक्सरसाइजेज हम करेंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेज हैं और वो हम लाइव क्लास में एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो इट इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।